नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके का सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आपकी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आपका SSC CGL एग्ज़ाम, SSC CHSL, आपका MTS, SSC GD, रेलवे NTPC, जितनी भी एग्ज़ाम है सभी के लिए एक ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपके स्टैटिक जीके की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बेटा, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, समय हमारे पास कम है, आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट कवर करना है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमेशा की तरह फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, थोड़ा रुक कर आंसर करें। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको पता है, तो आप पहले श्योर हो उसके बाद आंसर करें। मन से लगाया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, WHO की स्थापना कब की गई, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है। देखिए वर्ल्ड में, विश्व में अलग अलग तरीके के कई संगठन होते हैं, बहुत सारे संगठन है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक, आपका यूनेस्को, ऐसे कई तरीके के संगठन है। उसमें एक संगठन है WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, इसका काम है कि आपके जो भी देश हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना। उनको यदि कोई स्वास्थ्य सेवा में या स्वास्थ्य में कोई आपदा आ जाती है या गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कोविड आया था, कोविड महामारी थी, तो WHO ने उसमें क्या किया, सपोर्ट किया। किसी देश में कोई महामारी फैल जाती है, किसी देश की यदि स्वास्थ्य की सुविधाएं या उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बहुत ही कमज़ोर है, तो उसके लिए WHO क्या करता है, मदद करता है। तो जो देश इसमें मिले हुए हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना किसका काम है, WHO का। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ हुई थी भाई, 7 अप्रैल 1948 को। इसमें टोटल जो हैं वो 194 देश हैं। कितने देश हैं इसमें, इसके जो देश हैं वर्तमान में जो सदस्य हैं वो सदस्य कितने हैं भाई, 194 सदस्य हैं। अगर मैं बात करूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस आएगा कहाँ पर, आपका जेनेवा में। कहाँ पर आएगा इसका हेड ऑफिस, जेनेवा में। क्लियर हुआ। WHO का काम जो है वो विश्व में जितनी भी अगर स्वास्थ्य सुविधाएं या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी देश में कोई गंभीर महामारी फैल जाती है तो उसको लेकर उस देश की क्या करना, हेल्प करना। और इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं बेटा, 194 है। क्लियर हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय पूछ लिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, अभी हमने देखा इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, जेनेवा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बांसुरी के कलाकार हैं और शिक्षक हैं, इनमें से कौन है, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, नित्यानंद हल्दीपुर या राजेंद्र कुलकर्णी। तो देखिए ये जो सभी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सभी बांसुरी वादक है, सभी बांसुरी वादक है। लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है, बांसुरी कलाकार और क्या है भाई, शिक्षक भी होना चाहिए। तो इसमें से जो शिक्षक हैं वो कौन है भाई, नित्यानंद हल्दीपुर। नित्यानंद हल्दीपुर शिक्षक हैं। और ये किस घराने से हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मेहर घराने से हैं। किस घराने से हैं, कई घराने हैं भारत में, उसमें से एक घराना कौन सा है, मेहर घराना। ये किस घराने से आते हैं, मेहर घराने से। क्लियर हुआ। कौन से बांसुरी और शिक्षक कलाकार हैं, नित्यानंद हल्दीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत कोई जल्दी नहीं है, कम क्वेश्चन करेंगे पर पूरे परफेक्ट करेंगे, है ना। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। गोटीपुआ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा उड़ीसा। बात करते हैं किस नृत्य की, बात कर रहे हैं हम कौन से नृत्य की, गोटीपुआ नृत्य की। गोटीपुआ नृत्य जो है बेटा वो कहाँ पर होता है, आपका उड़ीसा में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। जो पुरुष हैं वो महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं, महिलाओं की पोशाक पहन लेते हैं और फिर इस नृत्य को करते हैं। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ और कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ और कृष्ण को क्या है, समर्पित है ये वाला नृत्य। ध्यान रखिएगा गोटीपुआ नृत्य कभी पूछ सकता है कि किसको समर्पित है, तो ये समर्पित आपको किसको आएगा, भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण को समर्पित आएगा। क्लियर हुआ। गोटीपुआ लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है भाई, उड़ीसा का है। ठीक, चलिए
अगला देखो, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। मतलब वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा नृत्य है जिस नृत्य में जो नर्तक होता है वो सिर पर मटके रखता है, और सिर पर मटके रखता है तो उसको संतुलन बनाए पड़ता है। चेराव, भवई, मरसिया या देवनदी। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, भवई। भवई जो आपका लोक नृत्य है ये मेनतः किस जगह पर होता है, ये होता है आपका गुजरात और राजस्थान के इलाकों में। गुजरात और कौन से इलाकों में होता है भाई, राजस्थान के इलाकों में होता है। ठीक है, तो भवई नृत्य जो है इसमें जो महिलाएं हैं किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो महिलाएं जो सर पर आपके मटके रखती हैं, ठीक है, उसका संतुलन बना के इनको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है चेराव। चेराव जो लोक नृत्य है वो ध्यान रखिएगा कहाँ का है, मिजोरम का है। कहाँ का बेटा, मिजोरम का। मरसिया की बात करूं तो मरसिया जो आएगा वो आपका कहाँ आएगा भाई, पश्चिम बंगाल का आएगा। मरसिया कहाँ का आएगा, पश्चिम बंगाल का। और देवधनी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि भाई चेराव लोक नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। आपका मरसिया कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और देवधनी आपका कहाँ का है, असम का है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। भवई का हो गया, भवई नृत्य है जिसमें मटकों का संतुलन बनाया जाता है। ये मूलतः गुजरात और राजस्थान वाले एरियो में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है या किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। विश्व में तेल का कुआं सबसे पहले किस देश में खोदा गया। तेल के कुएं की बात हो रही है, जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक, उसकी बात हो रही है। ईरान, इराक, बांग्लादेश या अमेरिका। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्रूड ऑयल का जो वो है वो कहाँ पर खोदा गया था कुआं, अमेरिका में। देखिए क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, अमेरिका में। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, अमेरिका में होता है। उसके बाद कहाँ होता है आपका, रूस में होता है। रूस के बाद तीसरे नंबर पर आता है कौन सा देश, सऊदी अरब। कहाँ पर आता है, सऊदी अरब। जो क्रूड ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई, अमेरिका में। और ये 1859 में पहला जो है वो तेल का कुआं खोदा गया था। कब खोदा गया था भाई, 1859 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो विश्व में तेल के कुएं का सबसे पहले जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक, ऐसे अभी हमने बात करी थी WHO की, अभी बात करी थी यूनेस्को की, ठीक है, WTO की बात करी थी। ऐसे कई सारे संगठन है, उसमें एक संगठन है ओपेक। अब ये ओपेक किन देशों का संगठन है, देखो ओपेक जो है बेटा वो ऐसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं। ठीक है, पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकालते हैं, ऐसे देशों का क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ऐसे देशों का संगठन है आपका ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1960 में। कौन सी संधि के तहत हुई थी, बगदाद संधि के तहत। और इसका हेड ऑफिस भी कहाँ है, इसका हेड ऑफिस भी कहाँ आएगा, इसका हेड ऑफिस भी आएगा आपका कहाँ पर, बगदाद में। कहाँ आएगा, बगदाद में। इसके मेंबर कितने हैं, इसके सदस्य कितने हैं, तो इसके सदस्य आएंगे कितने, 12। लेकिन मैं यदि बोलूं कि बताइए कि इसके फाउंडर मेंबर्स कितने थे, इसके फाउंडर मेंबर्स कितने थे, मतलब शुरुआत में इसके सदस्य कितने थे, तो शुरुआत में इसके सदस्य थे कितने, 5। 5 कौन कौन से, एक आपका था कौन भाई, ईरान, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे। इराक इसका फाउंडिंग मेंबर्स था। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे सऊदी अरब, इसका फाउंडिंग मेंबर्स था। उसके बाद बात करें तो वेनेजुला, इसका फाउंडिंग मेंबर्स था। और कुवैत, ये इसके क्या थे बेटा, फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 5। लेकिन वर्तमान में इसके मेंबर्स कितने हैं, 12। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1960 में। ये पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन है। ये संगठन क्यों बनाया, ताकि ये जो देश हैं ये मिलके क्रूड ऑयल का रेट डिसाइड कर सकें, कितना क्रूड ऑयल निकालना है ये डिसाइड कर सकें, किस कंट्री को हमारा ऑयल बेचना है ये डिसाइड कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो क्रूड ऑयल निकालते हैं लेकिन इस ओपेक के सदस्य नहीं है। जैसे क्या है, रूस क्रूड ऑयल निकालता है, लेकिन रूस जो है इसका क्या है बेटा,
सदस्य नहीं है। एक संगठन और बना है, उसका नाम है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस इसमें क्या, इसमें उन मेंबरों को भी जोड़ा गया है। इसमें टोटल कितने मेंबर जोड़े गए हैं? 10। मतलब 12 तो ये मेंबर पहले से ओपेक के हैं, प्लस कितने 10 और जोड़ लिए गए, है ना। लेकिन ये जो 10 मेंबर हैं ये ओपेक के सदस्य नहीं है। तो एक संगठन और है जिसका नाम क्या है? ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में 12 के अलावा 10 मेंबर वो जोड़े गए हैं जो ओपेक के क्या है? सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओपेक का सदस्य देश नहीं है, वो क्या है? रूस। रूस की अपनी खुद की क्रूड ऑयल की एक पॉलिसी है। रूस खुद एक अपना क्रूड ऑयल का एक नियम बना के चलता है कि मुझे किसे देना है और किसे नहीं देना है। चलिए, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किस कंट्री में होता है, किस देश में होता है? ब्राजील, अमेरिका, स्पेन या चीन? तो देखिए, सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है भाई? हमारा ब्राजील। ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सोयाबीन उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है? सोयाबीन उत्पादन में भारत का नंबर जो है वो क्या है बेटा? 5वां। कौन सा नंबर है सोयाबीन उत्पादन में भारत का? 5वां नंबर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है? ब्राजील। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका? मक्के का। स्पेन की बात करूं तो स्पेन सबसे ज्यादा करता है किसको? जैतून का उत्पादन। और चीन की बात करें तो चीन वैसे ज्यादा हर चीज का ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कौन करता है? चीन। तो सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां? ब्राजील में। भारत का नंबर सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा है? 5वें नंबर पर है हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, इनमें से किस जगह पर घड़ियाल बैंक को स्थापित किया गया है? घड़ियाल एक आपका जो मगरमच्छ के टाइप का होता है, ठीक है, मगरमच्छ से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, तो उसके बैंक को, उसको संरक्षित करने के लिए बैंक की स्थापना कहाँ की गई है बेटा? अहमदाबाद में की गई है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, काकरापारा, अगला क्वेश्चन, काकरापारा सिंचाई परियोजना कहां पर है? काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है पूछ रहा है। ठीक है, भारत में कई सिंचाई परियोजना है, उसमें से काकरापारा की बताना है। कहां पर है? ताप्ती नदी पर है। ताप्ती। भागीरथी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या? ताप्ती। तो काकरापारा, सबसे पहले देखते हैं भाई काकरापारा किसकी बात हो रही है भाई? सिंचाई परियोजना की। काकरापारा सिंचाई परियोजना। तो काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है बेटा वो कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ पर है? ये हमने देखा गुजरात में। नदी कौन सी आ रही है? ताप्ती नदी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। कहाँ पर? गुजरात में। यहीं पर काकरापारा में एक जगह है काकरापारा गुजरात में। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भी कहाँ है भाई? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये आपका कहाँ पर आएगा? गुजरात में। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहां पर हुआ? आपका गुजरात में। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना जो किस नदी पर है? वो ताप्ती नदी पर है। राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? गुजरात आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? पुणे में है, मुंबई, दिल्ली या कोच्चि? तो देखिए, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम ये जो संस्थान है इसका काम क्या है बेटा? इस संस्थान का काम है मौसम का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, फोरकास्टिंग करना कि भाई किस जगह पर बारिश होगी, किस जगह पर सूखा रहेगा, किस जगह पर क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ पर हैवी रेन होगी, कहाँ नॉर्मल रेन होगी, पूरे मौसम को, कहाँ गर्मी पड़ेगी, कहाँ ठंड पड़ेगी, इसको लेकर क्या करना? एक तरीके की फोरकास्टिंग करना, ताकि किसानों को और अन्य लोगों को क्या मिल सके? हेल्प मिल सके। तो इसका जो संस्थान है वो कहाँ पर है भाई? पुणे में। और ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1962 में की गई थी। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का इनमें से कौन सा प्रमुख उत्पादन केंद्र है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ऐसी गैस जो कई लाखों करोड़ों साल पहले जमीन में जो जीवाश्म थे,
ठीक है, उनके सड़ने गलने की वजह से जो गैस बनी, उस गैस को क्या बोला जाता है? सीधा सा नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र, देखिए अब ऑप्शन के हिसाब से, खैर ये ऑप्शन तो उसने कुछ और दे दिया, ऑप्शंस के हिसाब से अल्जीरिया भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है और कनाडा भी करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्राकृतिक गैस को कि क्या है ये। देखिए प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस की बात करें तो आंसर आएगा आपका अल्जीरिया भी हो जाएगा और कनाडा भी हो जाएगा। अल्जीरिया का प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 11वां नंबर है और कनाडा कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। अगर मैं बात करूं कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उपभोग, प्राकृतिक गैस का उपभोग सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला देश कौन सा आएगा बेटा? अमेरिका आएगा। लेकिन प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा किस देश के पास है? तो प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास। प्राकृतिक गैस का उपयोग सबसे ज्यादा करता है, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला कौन है? अमेरिका। लेकिन भंडार प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास। तो प्राकृतिक गैस अल्जीरिया में भी होती है और कहाँ होती है? कनाडा में। अल्जीरिया का नंबर है 11 और कनाडा का नंबर है कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो यहां तक देखा है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया? एबल अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, बुकर अवार्ड या रेमन मैग्सेसे? चलिए देखिए, तो गीतांजलि श्री जो है, गीतांजलि श्री को 2022 में जो अवार्ड दिया गया था बेटा, वो दिया गया था कौन सा? बुकर अवार्ड। इनकी रचना थी टॉम ऑफ सेंट्स। इसका यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो ये उनका जो उपन्यास था, उस उपन्यास का नाम था रेत की समाधि। क्या नाम था इस उपन्यास का? रेत की समाधि। बुकर अवार्ड जो है वो उपन्यास के लिए दिया जाता है, राइटर्स को दिया जाता है, उनकी रचना के लिए दिया जाता है। तो गीतांजलि श्री जो थी, उन्होंने टॉम ऑफ सेंट्स मतलब रेत की समाधि नाम का एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास के लिए उनको बुकर अवार्ड दिया। अगर मैं बात करूं कि बुकर अवार्ड जो है वो कब से दिया जा रहा है, तो बुकर अवार्ड जो है बेटा वो कब से दिया जा रहा है? 2005 से दिया जा रहा है। ठीक है, बुकर अवार्ड 2005 से दिया जा रहा है और ये बुकर अवार्ड 2022 में मिला था किसको? गीतांजलि श्री को। ये गीतांजलि श्री, यह बुकर अवार्ड पाने वाली, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बुकर अवार्ड पाने वाली पहली महिला लेखिका है भारत की पहली महिला लेखिका जिसको क्या मिला है बेटा? बुकर अवार्ड मिला है। मतलब बुकर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला लेखिका कौन हो गई? गीतांजलि श्री हो गई। अब मैं इसमें बात करूं कि एबल अवार्ड जो आपको दिख रहा है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल अवार्ड जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। ग्रेमी अवार्ड, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से देखते हैं। देखिए एबल अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? गणित के क्षेत्र में। ग्रेमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, बुकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? आपकी शौर्य, ठीक है, या ईमानदारी, ठीक, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई पराक्रमी काम किया है, ठीक है, उसके लिए ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे। किसी व्यक्ति को उसकी ईमानदारी के लिए दिया जा सकता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब जैसे एबल अवार्ड गणित के लिए। अब मैं ग्रेमी अवार्ड की बात करूं तो ग्रेमी अवार्ड के बारे में ध्यान रखना है कि ग्रेमी अवार्ड जो है वो 2024 में कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और ये कौन से नंबर का था? तो ये 66वें नंबर का था ग्रेमी अवार्ड और ये हुआ था कहाँ पर? आपका लॉस एंजलिस में। कहाँ हुआ था बेटा? लॉस एंजलिस में हुआ था। इसमें भारत के 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे शंकर महादेवन। कौन थे? शंकर महादेवन जो संगीतकार है ना। और एक व्यक्ति थे जाकिर हुसैन। इनका एक बैंड था, उस बैंड का नाम था फ्यूजन। क्या नाम था उस बैंड का? फ्यूजन। इनका एक बैंड था फ्यूजन जिसका नाम था शक्ति। ठीक है, जिसका नाम क्या था? शक्ति। और इस शक्ति को विथ मूवमेंट है ना, विथ मूवमेंट
के लिए, विथ मोमेंट के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था भाई? ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। कौन से नंबर का था ये? 66वां। कौन से? लॉस एंजलिस। किसको? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। उनका फ्यूजन बैंड, उसके फ्यूजन बैंड का नाम क्या था? शक्ति। इसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। एबल क्लियर हो गया गणित के लिए, ग्रेमी संगीत के लिए, बुकर हो गया साहित्य के लिए। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड देखें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भाई? किसी व्यक्ति की ईमानदारी के लिए, है ना, उसके द्वारा किए गए काम के लिए। कोई बिल्कुल एक व्यक्ति जैसे कि भाई कोई मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि सहनशीलता हो, है ना, ईमानदारी हो उसके अंदर, ठीक, इसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको हम एशिया का नोबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? एशिया का नोबल अवार्ड। ठीक है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति, ठीक है, रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ये जो समाज सेवी होते हैं, ठीक है, उन लोगों को दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्लियर? ध्यान हो गया? तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि गीतांजलि श्री को 2022 में जो अवार्ड मिला था वो कौन सा अवार्ड था? बुकर अवार्ड। उनकी रचना रेत की समाधि के लिए मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस्को रूस किस नदी के तट पर है? इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। मॉस्को रूस किस नदी के तट पर है? डेन्यूब, पोटोमेक, स्प्री या मोस्कवा। तो मॉस्को जो है वो रूस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ये किस नदी पर है भाई? मोस्कवा नदी पर। अगर मैं डेन्यूब की बात करूं कि डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा है, तो डेन्यूब नदी के तट पर देखिए एक आ जाएगा आपका बुडापेस्ट भी है, ठीक है, वियना, ये सब किस नदी के तट पर है? डेन्यूब। पोटमेक जो है वो वॉशिंगटन, पोटमेक जो नदी पर है वो कौन सा शहर है? वॉशिंगटन डीसी। स्प्री नदी के तट पर शहर बसा हुआ, उसका नाम क्या है? बर्लिन। और मोस्कवा का रूस का एक शहर है मॉस्को, जो किस नदी के तट पर है भाई? मोस्कवा। ये ओदा की सहायक नदी है। ओदा नदी बहती है रूस में, और ये ओदा की क्या है भाई? सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला, देवरिया ताल झील किस राज्य पर है? आंसर इसका दीजिए, क्या है? देवरिया ताल झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो देखिए देवरिया ताल झील जो है बेटा वो आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो है वो आपका कहां पर है? देवरिया ताल झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से किस क्रांतिकारी ने किया था? अब 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ये भारत के इतिहास का हम सबको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति रही। तो अलग अलग जगह से इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, है ना। इसका जो पहली शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई को। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। लेकिन बात हो रही है, पूछ रहा है वो कहाँ से, कि असम से किसने किया था। हमको बताना क्या है? असम। कुंवर सिंह, मनीराम दत्त, बहादुर शाह जफर या लियाकत अली? तो देखिए मनीराम दत्त इसका सही आंसर आएगा। मनीराम दत्त जो थे, इन्होंने ही असम में चाय के बागान वगैरह लगाने की शुरुआत करी थी, बहुत योगदान दिया था। मनीराम दत्त जो हैं ये असम के क्या एक तरीके के एक राजा थे, ठीक है। तो इनके ही नेतृत्व में 1857 की क्रांति में असम से किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताइए दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली से किसने किया था भाई? बहादुर शाह जफर, जो क्या थे? अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। मैं पूछूं कि बताइए लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ठीक है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद होता था, वहां से किया था किसने? लियाकत अली ने। किसने किया था बेटा? लियाकत अली ने। मैं बात करूं आपसे कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किया था तात्या टोपे ने। पढ़ा था हमने, तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। मैं बात करूं ग्वालियर, तो ग्वालियर से किसने किया था? ग्वालियर से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था बेटा? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो 1857 की क्रांति जो है वो भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि 1857 की क्रांति के पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर क्राउन का शासन ले आए, सम्राट का शासन, मतलब भारत सीधा कहाँ से चलने लगा, इंग्लैंड से चलने लगा। पहले यहीं पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत पर क्या करती थी, होल्ड करती थी, वो भारत को चलाती थी। पर क्या हुआ, बाद में सम्राट का शासन शुरू हो गया। 1857 से पहले शासन जो था वो किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो असम से, ऐसे हर जगह से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई इंदौर से शहादत खान ने किया था, ठीक है, मध्य प्रदेश में सागर से बात करें तो शेख रमजान ने किया था, ऐसे कई सारे लोगों ने अलग अलग किया था। ठीक है, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, प्रयागराज से लियाकत अली, कानपुर से तात्या टोपे और लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। भारत का वह रोबोट जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच को संबोधित किया, ऐसा रोबोट जो भारत का है। इसमें से सिर्फ सोफिया को छोड़ दें तो बाकी सब रोबोट जो है वो क्या है, भारत के। लेकिन इसमें एक चीज है बेटा, ये जितने भी रोबोट हैं वो सब क्या है, ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ह्यूमैनॉइड रोबोट मतलब देखो, रोबोट मतलब एक तरीके की मशीन, कारखानों में काम करने वाली मशीन भी एक रोबोट है, पर वो रोबोट के किसी दूसरे वर्जन में आ रही है। तो ये सब जो रोबोट हैं ये कौन से रोबोट हैं, ह्यूमैनॉइड रोबोट। ह्यूमैनॉइड रोबोट मतलब क्या होता है, ह्यूमैनॉइड रोबोट मतलब जो हमारे जैसे, आपके जैसे मनुष्यों की तरह दिखते हैं। उनको डिज़ाइन किस तरीके से मशीन को किया जाता है, मनुष्यों की तरह किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित किया था वो कौन था, शालू। शालू ने इंटरनेशनल मंच पे क्या दिया था, भाषण दिया था। जैसे मैं इंद्रो की बात करूं तो ये भारत का सबसे बड़ा रोबोट है, भारत का सबसे बड़ा रोबोट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रोबोट हो गया। रश्मि की बात करूं तो यह भारत का हिंदी बोलने वाला, भारत का आपका हिंदी बोलने वाला, भारत का हिंदी बोलने वाला रोबोट है। ठीक, मैं बात करूं शालू अंतर्राष्ट्रीय को, सोफिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफिया जो है इसको ध्यान रखिएगा, हांगकांग की एक कंपनी ने बनवाया था। ठीक है, और सोफिया जो है वो एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, वो 32 तरह के मनुष्यों के एक्सप्रेशन दे सकता है। आपके मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, रोने के, हंसने के, उदास होने के, उस तरीके के 32 तरीके के एक्सप्रेशन दे सकता है। इसको सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता दी है बेटा, ध्यान रखिएगा। ऐसा रोबोट जो किस देश का नागरिक है, बना तो कहाँ भाई, हांगकांग में है, बना कहाँ है, हांगकांग में, लेकिन इसको नागरिकता मिली है कहाँ पर, सोफिया को, सऊदी अरब की। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच को संबोधित किया था किसने, शालू ने। चलिए, सिलंबम भारत के किस राज्य में खेला जाने वाला खेल है। ये सिलंबम एक खेल है, ये मार्शल आर्ट है, एक तरीके का क्या है, ये मार्शल आर्ट है। और ये किस राज्य में खेला जाता है, तो ये खेला जाता है सिलंबम कहाँ पर बेटा, तमिलनाडु में। ध्यान रखना इस बात को। एक तरीके का ये मार्शल आर्ट की एक तरीका, जिस तरीके से मार्शल आर्ट खेलते हैं, या इसको हम मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं कि एक तरीके का ये मार्शल आर्ट है। चलिए, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, सबसे देखिए, फ्रेंच ओपन भी टेनिस टूर्नामेंट है, यूएस ओपन भी है, विंबलडन भी है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है। लेकिन सबसे पहले जो शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, विंबलडन। विंबलडन जो है वो आपका सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने लगभग 20 MCQs को सॉल्व किया। इसमें कुछ PYQ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आने वाली एग्जाम्स में क्या होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और फटाफट क्या कर देना है बेटा, सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।